हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में संस्कृत से जो आपका व्याकरण का पोर्शन है उसमें हम समास पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने समास और समास के भेद पढ़े। आइए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो समास क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह आप जानते हैं, आपने कारक पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो कारक के 8 भेद हैं, जिनमें से आपके यहाँ पर जो आपके विभक्ति चिन्ह हैं उनको आप पढ़ चुके हो और आपको याद भी होगा। तो उन चिन्हों का ही यहाँ पर लोप करके उसको संक्षिप्त किया जाता है, उसको छोटा किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा में जो है संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक है और ये जो है समास इसमें क्या होता है? सहायक होता है। अब आपका समास जो होता है, जैसे देखिए समास होता क्या है? दिन और रात, ठीक है। इसमें 3 शब्द हैं, 3 शब्द के प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जब आप इसको समास के रूप में लिखेंगे तो दिन डैश रात लिखते हैं। तो ये एक समस्त शब्द है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? सामासिक या समस्त पद इसको कहा जाता है। इस प्रकार से आप समास की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो दिन और रात था, तो 3 यहाँ पर शब्द थे। हमने क्या किया? इन 3 शब्दों को छोटा किया, छोटा करके हमने क्या लिखा? दिन और रात, दिन डैश रात। और को हमने क्या कर दिया? उसका लोप कर दिया है, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। तो ये क्या हो गया है? इसका छोटा रूप हो गया है। अब इस दिन रात को हम क्या कहेंगे? सामासिक पद या फिर इसको समस्त पद कहा जाता है, ठीक है। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाली विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। अर्थात जब आपने दिन और रात को समास में लिखा तो दिन डैश रात लिख लिया, लेकिन फिर से आप उसका विग्रह करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको पूर्व अवस्था में लाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अब यहाँ एक और उदाहरण हम लेंगे। धन संपन्न एक समस्त पद है। ये क्या है? ये एक समस्त पद है। यानी कि जब आप समास करते हैं, समास करने के बाद आपके पास जो शब्द आपको मिलता है संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, उसको क्या कहा जाता है? या तो उसको आप समस्त पद कहते हैं या तो आप उसको सामासिक पद कहते हैं, ठीक है। अब इस सामासिक पद को फिर से तोड़ना, फिर से उसकी पूर्व अवस्था में लाना, ये आपका समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पर धन संपन्न क्या है? ये एक समस्त पद है। धन संपन्न एक समस्त पद है और इस धन संपन्न को आप फिर से जो है पूर्व अवस्था में लाएंगे तो ये हो जाएगा धन से संपन्न। यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया है? इसका समास विग्रह किया है, ठीक है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके पास क्या था? शब्द था। जैसे मैं इसको छोड़ करके, जैसे मैं यहाँ लिख दूं रसोई घर, रसोई घर, या देखिए रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर देखिए रसोई के लिए घर, इसको हम समास में किस प्रकार से लिखते हैं? रसोई घर। इसको हम लिखते हैं रसोई घर। इसको क्या लिखा जाता है? रसोई घर। अब ये जो रसोई घर है इसको आप कहेंगे समस्त पद। ये आपका समस्त पद कहलाएगा या फिर ये आपका कहलाएगा सामासिक पद। इसको कहेंगे सामासिक पद या फिर समस्त पद। इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो रसोई के लिए घर, ये जो है 4 शब्दों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? इसको संक्षिप्त कर दिया है, इसको छोटा रूप दे दिया है, इसको छोटा किया है। इसको हमने लिखा रसोई घर। रसोई घर ये एक साथ आएगा इसमें, रसोई घर एक शब्द में इसको लिख दिया रसोई घर, ठीक है। और यही आपका समस्त पद कहलाता है, यही आपका सामासिक पद कहलाता है, ठीक है।
अब इस समस्त पद को आप फिर से पूर्व अवस्था में लाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। तो जब आप समास करते हैं तो आप विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं, और जब आप समास विग्रह करते हैं पुनः से विभक्ति चिन्हों का, जो कारक के चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, उनको आप पुनः लिख देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? समास और समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो देखिए, रसोई के लिए घर, 4 शब्दों का एक, यहाँ पर हमने 4 शब्दों को मिला करके एक शब्द में उसको एक संक्षिप्त रूप में हमने उसको लिखा, छोटे रूप में उसको लिखा। ये जो संक्षिप्त रूप में हमने लिखा, जो सामासिक शब्द इसको कहा जाएगा, सामासिक पद या फिर समस्त पद, दो चीजों से इसे आप कह सकते हैं, समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने किसी शब्द का आपने समास के इन 4 शब्दों को मिला करके इसका संक्षिप्त रूप आपने लिखा, इसमें भी 2 पद होते हैं। जैसे रसोई घर है, इसमें 2 पद हैं, एक है रसोई, दूसरा है घर। तो इसके जो 2 पद हैं, इसके पहले पद को रसोई, रसोई आपका पूर्व पद कहलाएगा और घर आपका उत्तर पद कहलाएगा। घर आपका उत्तर पद कहलाएगा। यानी कि जो आपके समस्त पद में 2 पद होते हैं, समस्त पद में आपके 2 पद होंगे। पहले पद को पूर्व पद कहा जाएगा और बाद वाले पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। इसको आप प्रथम पद भी कह सकते हैं और इसको द्वितीय पद भी कह सकते हैं। किसमें 2 पद होते हैं? किसमें? जो आपका समास है इसमें 2 पद होंगे। उसमें आपका पहला पद कहलाएगा पूर्व पद, या उसको प्रथम पद आप कह सकते हैं, ऑब्लिक में लिखिएगा उसको पहला या प्रथम पद, प्रथम पद, और ये आपका हो जाएगा ऑब्लिक करके आप इसको द्वितीय पद। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या क्या हमने यहाँ सीखा? समास क्या होता है? समास का मतलब होता है शब्दों को कम करना, संक्षिप्त रूप में लिखना। आपके पास 2 या 2 से अधिक शब्द हैं, उनको आप संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं, छोटे रूप में लिख रहे हैं, वही तो आपका समास है। और जो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को छोटा करने के बाद आपके पास एक नया शब्द मिलेगा, एक दूसरा तीसरा शब्द मिलेगा। उस तीसरे शब्द को आप या तो समस्त पद कहेंगे या फिर उसको सामासिक पद कहेंगे। अब इसमें भी आपके 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद को आप उत्तर पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को आप उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे इतना। ठीक है, कि ये आपका, अब इसी पर यहाँ पर लिखा है समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद पहले पद को और उत्तर पद आपका बाद वाला। पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद जैसे आपका पूजा घर है, आपका क्या है? पूजा घर है। तो इसमें आपके 2 पद होंगे, एक पूर्व पद होगा और एक दूसरा आपका उत्तर पद होगा। मैंने क्या कहा? जो पहले पद को आप पूर्व पद कहते हैं, तो पूजा यहाँ पर आपका पहला पद है, यानी कि पूर्व पद है, और घर आपका उत्तर पद है। तो पूजा के लिए घर, ये आपका समास विग्रह है इसका। इस पूजा घर का हमने फिर से समास विग्रह कर दिया। ठीक है, समास विग्रह करने के बाद आपके पास यहाँ पर इसकी कुछ विभक्ति चिन्हों के साथ ये आपको इस प्रकार से मिल गया। ठीक है, ऐसे ही माता पिता, तो माता पूर्व पद और पिता आपका उत्तर पद, और माता और पिता जो डैश है उसके स्थान पर और रख दिया, तो ये आपका यहाँ पर समास विग्रह हो गया इसका। नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह, देखो इसको समास किया है हमने, इसका हमने छोटा रूप लिखा है नवरत्न। 9 रत्नों का समूह नवरत्न कहलाता है, तो ये आपका समस्त पद हो गया है, यानी कि इसका समास हो गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए इसका पहला पद आपका नव और दूसरा आपका रत्न। हस्तगत, तो हस्त पूर्व पद और गत आपका उत्तर पद, हस्त में गया हुआ। तो इन सारे शब्दों को मिलाकर के एक छोटा सा शब्द हमने बनाया हस्तगत। तो ये है समास का काम, संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करेंगे, इसके बाद समास के भेद आप लिखेंगे। चलिए, अब इसके बाद देखिए समास के भेद। ठीक है, तो देखिए समास के 6 भेद हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। ये किसके आधार पर होते हैं? ये इसकी प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर। ठीक है, जो ये भेद हम 4 बता रहे हैं ना, ये बताते हैं यहाँ प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर। ठीक है, तो
वैसे तो इसके टोटल 6 यहाँ पर भेद है, लेकिन प्रधानता और अप्रधानता के भेद यहाँ पर उसके आधार पर 4 हैं, अन्य यहाँ पर 2 और भेद हैं, अर्थात टोटल मिलाकर के समास के आपके 6 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, समास के यहाँ 4 भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता और अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं, यानी कि प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद है। क्यों ऐसा कहा है? देखिए, जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है, हम यहाँ परिभाषा से प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर कह रहे हैं, बाकी 2 इसके स्वतंत्र भेद भी हैं, अर्थात इसके टोटल जो है 6 भेद हैं किसके, समास के। तो देखिए यहाँ पर प्रधानता, जिस समाज में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहेंगे, और जिसमें दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, जिसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है वह आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। और साथ में तत्पुरुष के पुनः, तत्पुरुष नहीं, समास लिखेंगे यहाँ पर, समास के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, जो कि आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास है। ठीक है, तो टोटल मिला करके अब यहाँ आप ये लिख सकते हैं इसके बाद एक लाइन कि समास के 6 भेद हैं। पहला आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, फिर आपका द्वंद्व समास, और द्वंद्व के बाद आपका बहुव्रीहि समास, फिर कर्मधारय और द्विगु समास। ये 6 भेद आप लिख सकते हैं। और पहला समास यहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। तो देखिए इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्ययी पद का लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। अव्ययी का मतलब क्या होता है, जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर नहीं बदलता है, वह सदैव एक जैसा रहता है, एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे समस्त पद आपका क्या है, यथाशक्ति, यानी कि समास करने के, इसका विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार नहीं, शक्ति के अनुसार, या शक्ति अनुसार भी लिख सकते हैं। यथा समय, समय के अनुसार, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर। देखिए इसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसको मैं आपको जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। भर पेट, पेट भर, आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक, प्रतिदिन, हर दिन, बेखबर, बिना खबर के। ठीक है, और इसमें अपवाद भी है। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिसमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता है, यानी कि परंतु समस्त पद अव्यय की तरह जो है प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे घर घर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका अव्यय किसमें है, अव्ययी भाव समास है। घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात, तो ये कुछ इसके अपवाद हैं। इसके बाद हमने तत्पुरुष समास आपको बताया था। तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास में पहला पद आपका गौण होता है और द्वितीय पद आपका, यानी दूसरा पद, उत्तर पद आपका प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, इसलिए 6 इसके कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रीवियस लेक्चर में लिख भी लिया था, और इसको आप फिर से समझ लीजिएगा कि इस समास का पहला पद आपका गौण होता है, ठीक है, प्रधान नहीं है, और दूसरा पद प्रधान है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधान है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। आप जानते हैं कारक के 8 भेद हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा है, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके 6 कारक चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है। इसलिए इसी आधार पर इसके भी 6 भेद हुए हैं। आप जानते हैं कारक के 8 भेद हैं, जिसमें आपने कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया है, और बाकी जो बचे हुए कारक के जो भेद हैं उन्हीं के आधार पर इसके भी 6 भेद हैं। तो पहला आप जानते हैं कर्ता था आपका कारक चिन्ह या कारक का भेद, तो कर्ता को तो हमने छोड़ दिया। कर्ता के बाद आपके पास क्या आ जाता है, कर्म आ जाता है। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास,
अब इसमें देखिए, इसमें परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें यही देखना है कि कौन से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। परिभाषा यदि आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि जिस समास में कर्म कारक के विभक्ति का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ आपको आवश्यकता परिभाषा की नहीं है, बल्कि आपको समझने की आवश्यकता है। सीधे से आप समझिएगा, जहाँ को विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को। कर्ता छोड़ देते हैं कर्म को, ठीक है। तो को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है, अर्थात जब आप समास वाले पद का, समस्त पद का विग्रह करेंगे तो आपको को चिन्ह मिलेगा। तो देखें, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो को चिन्ह यहाँ पर आया। समस्त पद है पद प्राप्त, तो देखिए पद को प्राप्त, फिर से आपके पास को चिन्ह आ गया है। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, तो यहाँ पर को चिन्ह आ गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। और साथ में शरणागत, शरण को गया आया हुआ, या फिर सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। तो यहाँ पर जो कर्म तत्पुरुष समाज है उसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। इसके बाद दूसरा इसका भेद है आपका करण तत्पुरुष समाज। करण तत्पुरुष समाज, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी कि यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। से चिन्ह का जहाँ लोप हो वहां पर आपका करण तत्पुरुष समाज है। अब आपको प्रश्न आया, किस प्रकार से आता है कि आपके पास जैसे हस्तलिखित है, आपको पूछा जाएगा हस्तलिखित में कौन सा समास है। ऑप्शन में या तो आपको दिया जाएगा करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, या फिर तत्पुरुष समास, इस प्रकार से दिया जाएगा। तो वहां पर आप इसका समास विग्रह करेंगे। हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित यानी कि हस्त से लिखित, तो यहाँ चिन्ह आया है से। और आप जानते हैं करण तत्पुरुष समास का चिन्ह यहाँ पर समाज में से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। से जो है जो आपका कारक चिन्ह है उसका लोप होता है, और विग्रह करने पर पुनः आपको मिल जाता है। तो भावगत, भावपूर्ण, सॉरी, तो भाव से पूर्ण, तो से विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर आपको फिर से, आपको जब आपने विग्रह किया तो आपको फिर से मिल गया। फिर बाणाहत, तो फिर से यहाँ पर बाण से आहत, ठीक है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, तो सभी में से विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपको मिल गया है। तो ये आपका करण तत्पुरुष समास का यहाँ पर ये सभी उदाहरण हैं, इसको आप नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने याद किया होगा कारक में। तो संप्रदान के लिए, तो जहां भी के लिए चिन्ह का लोप हो और विग्रह करने पर पुनः मिल जाए वहां पर आप क्या कहेंगे, वहां आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, चिन्ह क्या आया विग्रह करने पर, के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, ठीक है, तो राह के लिए खर्च, तो फिर से यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह। बालामृत, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपका लोप हुआ था, और फिर से जब आपने विग्रह किया तो आपको फिर से वो चिन्ह मिल गया है। फिर देखें युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि विग्रह करके। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो सभी में देखिए के लिए चिन्ह, तो जब आप विग्रह करेंगे तो आपको के लिए चिन्ह। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा विद्यालय में कौन सा समास है, ठीक है। आपने देखा इसका, आपने विग्रह किया विद्या के लिए आलय, फिर आपने देखा चिन्ह यहाँ पर आया के लिए, और आप जानते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए चिन्ह का लोप रहता है, ठीक है, और विग्रह करने पर पुनः मिल जाता है। तो अब आप क्या कहेंगे कि इसमें तो आपका क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट करें। तो यहाँ पर आपने कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास और संप्रदान तत्पुरुष समास आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, लेकिन यहाँ से का जो अर्थ है, इससे पहले आपका करण में भी से आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ अपादान में से का जो अर्थ है
वो पृथक होने के लिए है, अलग होने के लिए है, अलग के लिए, ठीक है, मतलब किसी से अलग होना, से, ठीक है। जैसे देखें तो से चिन्ह का, लेकिन यहाँ आपको देखना होगा, सिर्फ चिन्ह नहीं देखना है, से के लिए आपको ये भी देखना है, अपादान और करण तत्पुरुष में आपको ये ध्यान देना है, दो जगह से चिन्ह आता है। अपादान में जब आप किसी चीज से अलग कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज से अलग हो रहे हैं, किसी चीज से अलग किया जा रहा है, वहां आपको थोड़ा अर्थों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ चिन्ह को लेकर के आप उसमें टिक नहीं मार सकते हैं कि ये आपका अपादान हो गया है या फिर ये आपका करण तत्व हो गया है। इसके लिए आपको से चिन्ह में आपको ये देखना पड़ेगा, देश निकाला, तो देखो देश से निकाला, तो देश से अलग हुआ है, देश से अलग हुआ है, ठीक है। पथ भ्रष्ट, तो देखें यहाँ पर पथ से भ्रष्ट होना यानी कि पथ से अलग होना, पृथक होना। फिर आपका ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो अपादान तत्पुरुष समाज में आपको अर्थ पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि से चिन्ह जब आए तो पृथकीकरण के लिए जब होगा तो वो अपादान तत्पुरुष होगा, और साथ में जब पृथकीकरण के लिए नहीं है, दूसरा आपका से चिन्ह आ रहा है, तो वहां पर आपका करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो ये तो भाव से पूर्ण, बाण से आहत, हस्त से लिखा हुआ, ये अलगाव नहीं है, ये अलग होने के लिए नहीं है, लेकिन अपादान में जो से आया है ये अलग हो रहा है, ये देश से अलग हो रहा है, देश को निकाल देना, देश से निकाल देना तो वो देश से अलग होगा। पथ से भ्रष्ट होना, पथ से विमुख हो जाना, तो ये आपका पथ से बिल्कुल अलग होना है। ऋण मुक्त होना यानी कि ऋण से मुक्त हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर आपका जो अपादान तत्पुरुष है ये अलग होने को बता रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष समास। जब भी हम संबंध बताते हैं तो चिन्ह देखिए क्या आते हैं, का, की, उसका, उसकी, उसकी, ठीक है, ना, नी, ने या रा, री, रे, इस प्रकार के चिन्ह आते हैं। तो यहाँ पर जहाँ का, के, की चिन्हों का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष समास आपका आ जाता है। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, तो अब देखिए गंगा का और जल का आपस में संबंध है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है नगर सेठ, नगर का सेठ, तो सेठ का नगर से और नगर का सेठ से संबंध है। राज माता, राजा की माता। जल धारा, जल का धारा के साथ और धारा का जल के साथ संबंध है। मतदाता, तो मत का दाता, तो ये सभी काकी के यहाँ पर क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। और अंतिम यहाँ पर देखिए आप, इसके बाद आपका आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें में और पर चिन्हों का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध काकी के अधिकरण में और पर चिन्हों का लोप रहता है। तो करण यदि आपको कारक चिन्हों की जानकारी है तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी, नहीं है तो उसको आप याद कर ले, फिर आप यहाँ पर उन्हीं के आधार पर इसके जो भेद हैं 6 उनको फिर आप अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए अधिकरण तत्पुरुष समाज में और पर चिन्हों का लोप रहता है, ठीक है। जैसे जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर में और पर चिन्हों का यहाँ पर क्या आ रहा है कि चिन्ह यहाँ पर लोप हुआ था और फिर से विग्रह करने पर आपको ये चिन्ह मिल जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 भेद आपने पढ़े, जिसमें पहला भेद है आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा है आपका कर्म तत्पुरुष जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष समास आता है। इसके बाद करण तत्पुरुष जिसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहां पर आपका से विभक्ति चिन्ह का लोप, वहां आपका करण तत्पुरुष समास आता है। और संप्रदान तत्पुरुष जिसमें के लिए चिन्हों का लोप होता है और विग्रह करने पर फिर से आपको के लिए चिन्ह मिल जाता है। फिर अपादान में से, लेकिन यहाँ पर पृथक या अलग होने के लिए इस से का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका संबंध काकी के, तो जब भी आप संबंध बताते हैं तो आपके पास का, की, के इस प्रकार के चिन्ह आते हैं और अधिकरण में और पर चिन्हों का लोप हो जाता है। तो ये थे आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कर्म धाराई समास।
तो आप जानते हैं कर्मधारय समास को कहा जाता है, विशेषण विशेष समास भी इसको कहा जाता है। इसका एक उपनाम है। अब आपको ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से समास को विशेषण समास या विशेषण विशेष समास कहा जाता है, तो वो है आपका कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास में होता क्या है, इसमें आपके पास एक तो विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। यानी कि एक विशेषण आप जानते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आम मीठा है, मैं कहूँ आम मीठा है, आम मीठा है, ठीक है। तो आप जानते हैं इस वाक्य में ये आपका विशेषण है, ये आपका क्या है, विशेषण है। हमने यहाँ आम की विशेषता बताई है, आम आपका संज्ञा है, लेकिन विशेष्य यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाएगा। तो यहाँ कर्मधारय समास में आपका विशेषण और विशेष्य या फिर इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो देखें यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे। समस्त पद है आपका विशेषण और विशेष्य। तो महापुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष, ठीक है। तो पुरुष की विशेषता बताई गई है, पुरुष कैसा है, महान है, ठीक है। तो पुरुष आपका विशेष्य हो गया और महान शब्द आपका क्या है, ये आपका विशेषण है। फिर देखिए पीतांबर, पीला है अंबर, जो अंबर की विशेषता बताई गई है, कैसा है अंबर, अंबर आपका पीला है, तो पीला विशेषण हो गया और अंबर आपका विशेष्य हो गया, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राण है जो, प्रिय है जो प्राणों से, तो प्राणों से प्रिय, ठीक है। तो ये आपका विशेषण और विशेष्य के कुछ उदाहरण हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और उपमेय और उपमान आपको समझाया था मैंने अलंकार में, रूपक अलंकार में, ठीक है, उपमा अलंकार, ठीक है, जहां आपको उपमेय और उपमान के बारे में आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन, तो एक दूसरे की जो यहाँ पर क्या की गई है, तुलना की गई है, उससे समानता की गई है, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, विद्याधन, विद्यारूपी धन, और भव सागर, भव रूपी सागर, मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। चलिए नोट करें इसे। चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा समास का भेद, द्विगु समास। आप तीन समास के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला आपने पढ़ा अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा आपका तत्पुरुष समास और तीसरा आपने कर्मधारय समास। अब है आपका द्विगु समास। चलिए इस समास का पहला पद संख्यावाचक, संख्यावाचक जानते हैं, जिसमें 1 2 3 अर्थात गणना बोधक होता है, और दूसरा पद प्रधान होगा, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। अब देखिए उदाहरण से समझिए, समस्त पद है नवरत्न, अब विग्रह करने पर 9 रत्नों का समूह, यहाँ पर समूह और समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर समूह जब विग्रह करेंगे, समूह या फिर समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप क्या करेंगे, समस्त पद नवरत्न है, 9 रत्नों का समूह, तो यहाँ समूह आया है, ठीक है। सप्ताह 7 आहतों का समूह, हफ्तों का। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। अब देखिए यहाँ पर नव का मतलब 9, सप्त का मतलब 7 से है, त्रि का मतलब 3 से है, नव का मतलब फिर से 9 से है, शताब्दी, शताब्दी यहाँ पर 100 को बताया जा रहा है, त्रिभुवन 3 शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और पंचरात्र तो यहाँ पर 5, पंच का मतलब 5 से है। तो देख रहे हैं आप, पहला जो पद है वो संख्यावाचक है, सभी में पहला पद संख्यावाचक है। इसकी पहचान ही ये है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, गणना बोधक होता है, ठीक है। तो जहां भी आपको इस प्रकार के शब्द दिखें तो आप यहाँ पर पहचान लेंगे कि वो आपका द्विगु समास है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है
कि त्रिमूर्ति में कौन सा समास है, नवरत्न में कौन सा समास है। आपने देखा इसका पहला जो पद है ये संख्या बोधक है, ये संख्या को बता रहा है, शताब्दी संख्या को बता रहा है। नवरत्न आपके 9 रत्नों का समूह बता रहा है। साथ में जब आप विग्रह करेंगे समूह या समाहार यहाँ शब्दों का यहाँ पर आएंगे, तो ये आपका द्विगु समास को बताते हैं। तो इसको आप लिखें, इसमें आप ये शब्द और लिख लें कि इसमें समूह और विग्रह करने पर समूह और समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए नोट करें इसे। अब इस समास के भी कुछ यहाँ पर अपवाद हैं, ठीक है। अपवाद भी देख लेंगे। अपवाद यानी कि जो परिभाषा हमने ऊपर कही है ना कि इसका पहला संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ये इसको फुलफिल नहीं करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे आपका पक्षद्वय, तो यहाँ पर 2 पक्षों का समूह है, तो यहाँ पर जो है ये पीछे से आ रहा है क्या, संख्यावाचक। लेखक द्वय, तो यहाँ पर भी पीछे से आया है, 2 लेखकों का समूह, लेकिन है तो ये भी क्या आपके इसी में आ जाता है, इसी समास के अंतर्गत ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो द्विगु समास में ही आते हैं। आगे देखिए, संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह। तो ये कुछ अपवाद हैं जो ऊपर की जो परिभाषा है कि पहला पद संख्यावाचक होता है उसको फुलफिल नहीं करता है, उसको ये जो है इसका अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ये परिभाषा इनके लिए, इन शब्दों के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। तो इनको आप लिखिए और देखिए इनका विग्रह करने पर 2 पक्षों का समूह हो गया, तो समूह शब्द आता है, समूह शब्द इनमें भी आ जाता है। और यहाँ पर 2 और 3 जो कि संख्यावाचक है, विग्रह करने के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर परिभाषा क्या थी कि पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, जबकि इसका द्वितीय पद संख्यावाचक है। ये जो 2 को बता रहा है, ये 3 को बता रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसके अपवाद भी हैं। तो इस प्रकार से आपने आज की क्लास में द्विगु समास, आपने अव्ययी भाव समास, फिर इसके बाद आपने पढ़ा यहाँ पर कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास के 6 भेद, साथ में आपने अव्ययी भाव समास को भी पढ़ा। उम्मीद कर रही हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के जो भेद हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस